हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथ फाइंडर क्लासेस। तो हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर को पढ़ रहे थे और आज हमें चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है। यानी कि हमारा आज का जो चैप्टर है वो है विनिर्माण उद्योग। कौन सा चैप्टर है? विनिर्माण उद्योग। तो ये जो विनिर्माण उद्योग है, इसके पहले हम लोग बहुत सारे उद्योग यानी कि रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, संसाधन के बारे में पढ़े हैं, जल संसाधन के बारे में हमने पढ़ा, कृषि संसाधन के बारे में हमने पढ़ा और बहुत सारे संसाधन के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन आज हमें जो इस क्लास का सेकेंड लास्ट यानी कि लास्ट से पहला चैप्टर है, ये 6 नंबर चैप्टर है। हमारे एनसीईआरटी में कितने चैप्टर हैं स्टूडेंट? हमारे एनसीईआरटी में 7 चैप्टर है। और आज जो ये चैप्टर है हमारा वो है विनिर्माण उद्योग, यानी कि हमें आज पढ़ने हैं विनिर्माण उद्योग के बारे में। तो स्टूडेंट आप लोग एसएसटी को इग्नोर ना किया करें, क्योंकि एसएसटी बाद में जाकर 10th क्लास 12th के बाद आप जब कंपटीशन के एग्जाम के लिए जब रेडी होते हैं तब आपका ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है वहाँ पे एसएसटी। तो आप लोग एसएसटी को कैसे भी करके पढ़ें, जैसे जहाँ से भी पढ़ना है वहाँ से पढ़ें, बट आप लोग एसएसटी जरूर पढ़ें। अगर जैसे 10th क्लास पढ़ते हैं वैसे ही आप लोगों को एसएसटी भी पढ़नी चाहिए। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़िए, बट एसएसटी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विनिर्माण उद्योग के बारे में कि आखिर ये पहले हम देखेंगे क्या कि ये विनिर्माण उद्योग होता क्या है, क्योंकि ये जो चैप्टर है पहले इसके बेसिक चीज़ों को पहले हम जान लेते हैं। तो स्टूडेंट हमें क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पे विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले चलिए जानते हैं कि विनिर्माण होता क्या है। हम आखिर ये जब चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका बेसिक चीज़ है क्या, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि ये विनिर्माण चैप्टर है ना, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे पहले तो आप देखिए कि इसके महत्व क्या है। विनिर्माण का पहले हम परिचय के बारे में पढ़ लेंगे कि परिचय होता क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ने बहुत ज़रूरी है, आप ये पहले देख लीजिए। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें? विनिर्माण के बारे में परिचय को पढ़ेंगे। परिचय के बाद हम पढ़ेंगे विनिर्माण के महत्वों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? विनिर्माण के महत्वों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कृषि और उद्योग पढ़ेंगे। इसमें जितने भी हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं उद्योग का जो योगदान है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम कृषि आधारित उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ अब कृषि संसाधन में भी आप पढ़ चुके हैं। वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। सूती वस्त्रों के उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। पटसन उद्योग क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ पे कितने उगाए जाते हैं, किस मिट्टी पे होता है, ये सब चीज इसमें पढ़ेंगे। चीनी उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा खनिज आधारित जो उद्योग होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लौह और इस्पात जो उद्योग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एल्युमिनियम प्रगलन यानी कि स्मेल्टिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। रासायनिक उद्योग जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उर्वरक उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। सीमेंट कैसे बनता है, सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। और भी कुछ सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो होते हैं ना, और प्रदूषण से रिलेटेड या पर्यावरण में जैसे कुछ गिरावट आते हैं उनके बारे में हम विनिर्माण से कौन कौन से घाटे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग विनिर्माण के परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं कि परिचय है क्या। तो जैसे कि एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी में आपको जानते हैं बहुत डीपली चीज देता है। तो पहले हम इस चैप्टर को बेसिक मेथड से अलग से हम पढ़ लेते हैं कि आखिरकार ये विनिर्माण उद्योग क्या है, इसके परिचय के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा कच्चे पदार्थ होता है ना, जितने भी हम कच्चे पदार्थ हम इकट्ठा करते हैं, जो कच्चे पदार्थ हमारे मिलते हैं, तो कच्चे पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर क्या करते हैं हम लोग? अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। आप देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हम क्या करते हैं, कच्चे पदार्थ होते हैं, कच्चे पदार्थ को हम क्या करते हैं? मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं। बहुत सारा जो कच्चा पदार्थ है आप क्या करते हैं? पेट्रोलियम बनाते हैं। लेकिन पेट्रोलियम कैसे बनता है? इसके कच्चे पदार्थों को पहले तो हम क्या करते हैं? समुद्रों से या धरती से हम बाहर निकालते हैं, फिर हम इसको बदलते हैं और बदल के क्या करते हैं? हम इसको मूल्यवान वस्तु में बदल देते हैं। हमारा जो पेट्रोलियम है ये क्या है स्टूडेंट? ये मूल्यवान पदार्थ है। क्या है? मूल्यवान पदार्थ है। हम क्या करते हैं? इसे कच्चे पदार्थों से बदल देते हैं, किसमें? मूल्यवान पदार्थों में। तो आपको स्टूडेंट यहीं पे ये समझना है कि विनिर्माण क्या होता है। विनिर्माण का मतलब तो आपको पता ही होगा, वी का मतलब होता है फिर से निर्माण कर देना। तो जब हम कच्चे पदार्थ जो हमें मिलते हैं ना, और उन कच्चों पदार्थों से, चलिए मैं एक कुम्हार का आपको एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान के चलिए एक कुम्हार है, वो क्या करता है? कच्चा पदार्थ मान के चलिए आपकी वो मिट्टी लेता है। क्या करता है? वो मिट्टी लाता है और मिट्टी से क्या करता है? अपने मेहनत से, लेबर से वो क्या करता है कि मिट्टी के बर्तन को बना देता है। और मिट्टी को जब बर्तन को बहुत अच्छे से तैयार कर देता है, उसको पेंट कर देता है, तब ये क्या होता है? एक मूल्यवान वस्तु का रूप ले लेता है। ये छोटी सी जो मिट्टी है, जो यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारी कच्चा पदार्थ है मिट्टी, यहाँ से मैंने मिट्टी को लिया और कुम्हार लोगों ने क्या किया? इसे जो अपने इसे क्या करते हैं वो फिर अपने एक
मिट्टी के वस्तु यानी कि मिट्टी के बर्तन में चेंज कर देते हैं। बहुत सारे बर्तन बनते हैं, आपने देखा होगा। दशहरा के समय इनकी जो बिक्री बहुत होती है। दीपावली में अपने जो दीप जलाते हैं ना, छोटे छोटे दियों में यही बनाते हैं। तो देख रहे हैं आप कि मिट्टी से ये क्या कर रहे हैं, कच्चे पदार्थ से मूल्यवान वस्तु में उसका निर्माण कर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट यही यहाँ पे इस चैप्टर का बेसिक मेथड है, इसी चैप्टर का जो परिचय है यही है कि आप कच्चे पदार्थों का उपयोग करके अगर कोई मूल्यवान वस्तु का निर्माण कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, विनिर्माण उद्योग कहलाता है। तो मुझे उम्मीद होगा स्टूडेंट कि आप लोग इस बेसिक मेथड को आप समझ चुके होंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि आखिर जैसे कि आप प्राकृतिक क्षेत्रफल क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्रों का, तृतीय क्षेत्र का आप क्या करते हैं, ये सब तरीके के क्या होते हैं, चैप्टर्स आप पढ़ते हैं। और ये क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा कि ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र के। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो विनिर्माण उद्योग है ना, मैं अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, विनिर्माण उद्योग। अब स्टूडेंट देखिए इसमें क्या होता है कि भारत में प्राथमिक क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग, आप उद्योग के बारे में पढ़ रहे हैं, आप उसको बहुत ही थोड़ा सा डीपली में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो विनिर्माण उद्योग है ना, ये द्वितीय क्षेत्रों का उद्योग है। हमारे पास तीन क्षेत्र के उद्योग है, प्राथमिक क्षेत्र उद्योग, द्वितीय क्षेत्र उद्योग और तृतीय क्षेत्र उद्योग। तो हम जैसे जैसे ये आएगा ना वैसे वैसे हम पढ़ेंगे, ये कैटेगराइज हम क्या करेंगे, कैटेगरी में इसको डिवाइड कर देंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं और द्वितीय क्षेत्रों में कैसे कौन आते हैं। तो ये जो विनिर्माण उद्योग है स्टूडेंट, ये हमारे द्वितीय क्षेत्र के उद्योग हैं। क्या है, ये द्वितीय क्षेत्रों में आते हैं। क्या आते हैं स्टूडेंट, ये द्वितीय क्षेत्रों में आते हैं। ये हमारे जो होते हैं ये आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। कौन, ये विनिर्माण जो उद्योग है ये किस क्षेत्र में आता है स्टूडेंट, ये आते हैं हमारे द्वितीय क्षेत्रों में, उद्योग में आते हैं। अब जो ये चीज दिया होता है कि विनिर्माण उद्योग के विकास जो होते हैं, यानी कि विनिर्माण उद्योग का जो विकास है, इससे क्या होता है, किसी देश की आर्थिक ताकत को मापा जाता है। क्या किया जाता है, आर्थिक ताकत को मापा जाता है। यानी कि ये जो हमारी विनिर्माण उद्योग है यही हमारे किसी भी देश की आर्थिक कंडीशंस को बताता है। आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते हैं किस लिए, आर्थिक पैसे कमाने के लिए करते हैं। आज मान के चलिए कि आज हमारी भारत में क्या है, मंदी है और हमारा जो जीडीपी है वो कितना चला गया है, -23% में चला गया है। ओके, तो ये जो जीडीपी है ये किस पे निर्माण करता है, ये सब किस पे आपका डिपेंड करता है, ये सब विनिर्माण उद्योग पे डिपेंड करता है। आप बोलिएगा इकोनॉमिक्स चैप्टर में चले गए, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़िएगा बाद में, लेकिन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो है ही आपका ये अर्थशास्त्र से रिलेटेड। कैसे मैं बता रहा हूँ, आज आप देख रहे हैं कि भारत में लगभग 7 से 8 मंथ हो गए हैं आपका भारत लॉकडाउन पे है। क्यों, आप जानते ही हैं कि ये जो हमारा कोरोना वायरस जो फैला हुआ है ये बहुत ही घातक एक बीमारी है, जो क्या कर रहा है कि बहुत लोगों को अपने अपने चपेट में ले रहा है। इसी कारण क्या है कि बहुत सारे देश में लॉकडाउन है, केवल भारत में ही लॉकडाउन नहीं है। तो लॉकडाउन होने के कारण क्या है कि सारे कामें बंद हो गई। आपको पता ही होगा कि 22 मार्च से स्टार्ट हो गया था ये हमारा जनता कर्फ्यू लगा, फिर जनता कर्फ्यू के बाद क्या हो गया कि आप भारत को लॉकडाउन कर दिया गया 1 महीने के लिए। फिर धीरे धीरे ये जैसे जैसे दिन बीतते गए फिर बढ़ाते 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 और आज आपका जो डेट आ गया, आप जानते हैं, समझ ही रहे हैं कि आज आपका मतलब कि ये डेट आप सितंबर मंथ में आ गया है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जब ये भारत लॉकडाउन हो गया है, भारत पूरी तरीके से बंद हो चुका है, तो भारत के अंदर जितने भी व्यापार हो रहे हैं, जितने भी उद्योग हो रहे थे, वो सब के सब क्या है, सब के सब लॉक हैं, सबके सब बंद हो चुके हैं। तो जब ये स्टूडेंट बंद हो चुके हैं तो उद्योग तो होगा ही नहीं, सारे फैक्ट्री बंद है, सारे काम करने वाले अपने अपने घर पे उनको भेज दिया गया है। तो जो ये काम है, उद्योग है, वो सारे तो बंद है। जब ये बंद हो चुके हैं तो हमारा क्या है कि यहाँ पे उद्योग नहीं हो पाएगा, बिजनेस नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि भारत की आर्थिक स्थिति गिरती चली जाएगी। क्या होगी, गिरती चली जाएगी। और जब ये गिरेगी तो जीडीपी पे प्रभाव पड़ जाएगा उधर। तो जो अभी स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो ये हमारा जो विनिर्माण उद्योग है ये क्या करता है, किसी देश की विकास को मेजर करता है, किसी देश की विकास को बताता है। अगर जिस देश में विनिर्माण उद्योग बहुत ही अच्छे लेवल पे है तो उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी जीडीपी जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे होगी।
तो स्टूडेंट आपने क्या समझा कि विनिर्माण उद्योग जो चैप्टर है ये एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है आपका और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके इस एग्जामिनेशन के व्यू से। तो आप इस चैप्टर को न रटते हुए नहीं, आप इसको बेसिक मेथड से समझते हुए पढ़िए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विनिर्माण उद्योग के परिचय के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया कि विनिर्माण उद्योग जो है ये क्या, इसका परिचय क्या है। तो कच्चे पदार्थों का हम उपयोग करके क्या करते हैं, हम मूल्यवान वस्तुओं में इन कच्चे पदार्थों का उपयोग करके बना देते हैं, मूल्यवान वस्तु बना देते हैं। तो जो ये मूल्यवान वस्तु बन जाता है हमारा, हम इन्हें ही क्या बोलते हैं, विनिर्माण उद्योग बोलते हैं। और हमारा जो विनिर्माण उद्योग है ये द्वितीयक क्षेत्रों का उद्योग है और ये जो हमारे विनिर्माण उद्योग होते हैं ये क्या करते हैं स्टूडेंट, ये किसी देश की विकास को मेजर करते हैं। ओके स्टूडेंट, आपने सोचा होगा, आप देख रहे होंगे कि क्या बोर कर रहा है टीचर, तो आपको यहाँ पे समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपके बेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ, न कि लाइन बाई लाइन पढ़ा के आपको जल्दी से चैप्टर खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बेसिक चीजों को पढ़ना है। अगर आप अभी बर्दाश्त कर ले रहे हैं तो आपको आगे जाके क्या होगा कि इस चैप्टर के जितने भी बातें आएंगी, जितने भी इसमें बातें की जाएगी, वो आपको क्या होगी, वो समझ में आएगी। तो पहले आप अपने बेस को मजबूत करिए, फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा आपको समझ में आने लगेगा कि आपका बेस क्यों मजबूत किया गया, आपको क्यों इतना डिटेल में बताया गया और टाइम क्यों लिया गया बताने के लिए, आपको बाद में समझ में आएगा। तो अभी आपने विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ लिया, मैंने आपको परिचय के बारे में बता दिया कि विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र में आता है, मैंने ये भी आपको बताया। विनिर्माण उद्योग जो होता है किसी देश के विकास को मेजर करता है, मैंने ये भी आपको बता दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दे रहा हूँ स्टूडेंट कि विनिर्माण का जो विनिर्माण उद्योग है इसकी महत्व क्या है। देखिए मैं चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं, मैं अपने अनुसार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं लाइन बाई लाइन पढ़ाने लगा तो दिक्कत आ जाएगी। सो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि जो विनिर्माण उद्योग है इसके महत्व के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप समझिए पहले इस महत्व के बारे में, चैप्टर हम बाद में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कि विनिर्माण का महत्व क्या होता है। ये विनिर्माण उद्योग है, इसके महत्व क्या होते हैं, पहले आप ये समझिए। तो देखिए स्टूडेंट, जब क्या होता है कि विनिर्माण क्षेत्र को हम क्या कहते हैं कि सामान्य और आर्थिक विकास में विकास की रीढ़ माना जाता है। अभी मैंने पढ़ाया कि किसी भी देश के क्या करते हैं हम लोग, किसी देश के ये विकास को मेजर करता है। जब ये विकास को स्टूडेंट मेजर करता है तो हम ये तो बोल ही सकते हैं सामान्य तौर पर कि ये हमारे आर्थिक विकास में विकास की रीढ़ माना जाता है। जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, हमें खड़े होने के लिए रीढ़ की जरूरत पड़ती है। तो यही हमारा जो विनिर्माण क्षेत्र जो है ना, ये जो द्वितीय क्षेत्रों में आता है, ये हमारे सामान्य तौर पर आर्थिक विकास में विकास की रीढ़ मानी जाती है। अब आखिर क्यों रीढ़ मानी जाती है, हम ये भी तो पढ़ेंगे ना। तो क्यों रीढ़ मानी जाती है, चलिए हम थोड़ा इससे जान लेते हैं। देखिए मैं आपको इस बुक से रिलेटेड नहीं, आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। आप ये जो स्क्रीन पे आपके ये जो चैप्टर्स रखे हुए हैं विनिर्माण उद्योग, ये आपको नहीं देखेंगे कि दिवाली के अवसर पर हमें क्या क्या माता पिता क्या देते हैं। आप ये भी मत पढ़िए, आपको मैं जो समझा रहा हूँ पहले आप उसको समझने की कोशिश करिए। मैं लिख के भी आपको समझाऊंगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे कि विनिर्माण का महत्व क्या होता है। तो मैंने अभी क्या बताया कि जो विनिर्माण क्षेत्र है ये क्या है, हमारे विकास का रीढ़ है। क्या है, रीढ़ है, यानी कि हमारे आर्थिक विकास का रीढ़ है। अगर हमें विकास करना है तो विनिर्माण उद्योग पे ध्यान देना ही पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आपका एक फर्स्ट पॉइंट मैं लेता हूं कि देखिए आप इसमें, अगर मैं इसमें बोलूं कि फर्स्ट पॉइंट में, एक मिनट, तो चलिए स्टूडेंट मैं पहले आपको विनिर्माण के महत्व के बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए मैं आपको पहले बेसिक चीज बता दे रहा हूँ कि विनिर्माण का महत्व क्या होता है। आपके देखिए चैप्टर में आगे है, आपको ये नहीं कि नहीं दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि विनिर्माण का महत्व क्या है। मैं अगर आपको लाइन बाई लाइन पढ़ा दूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा समझने में ही कि एक सर बता क्या रहे हैं, पढ़ खुद रहे हैं, समझ खुद रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि विनिर्माण उद्योग होता क्या है। तो चलिए मैं आपको पहले इस रफ पेज में बता दे रहा हूँ। आप देखिए पहला अगर मैं पॉइंट ले लूं कि विनिर्माण उद्योग होता क्या है इसके बारे में, तो आप समझिए यह क्या है। पहले आप समझिए कि जो विनिर्माण उद्योग है ये क्या है। तो कृषि जो होता है ना, अपनी कृषि के बारे में पढ़ा है, कृषि संसाधन मैंने आपको पढ़ाया था। इसी चैप्टर का 4th नंबर चैप्टर या 5th नंबर चैप्टर है शायद। अपने कृषि एग्रीकल्चर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है, कृषि संसाधन के बारे में पढ़ा है। तो सुनिए देखिए, ये जो कृषि होता है ना, ये क्या है, ये कृषि को आधुनिक बनाने में मदद करता है। कौन, विनिर्माण उद्योग। ये क्या करता है,
पहले मैं अभी क्या पढ़ रहा हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं इसके महत्व के बारे में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसके महत्व के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, महत्व के बारे में। किसके महत्व के बारे में, विनिर्माण क्षेत्र के महत्व के बारे में। तो हमने इसमें क्या पढ़ेंगे, अब देखिए ये पहला पॉइंट है, ये क्या करता है कि जो हमारी कृषि है, क्या है, जो हमारी कृषि है, इस कृषि को क्या करता है, वो आधुनिक बनाने में मदद करता है। ये क्या करता है, आधुनिक बनाने में मदद करता है। ओके स्टूडेंट, ये क्या करता है, पहला पॉइंट है कि वो क्या करता है, वो कृषि को आधुनिक बनाने में मदद करता है, यानी कृषि को डेवलपमेंट के तौर पे लाता है, मॉडर्न में लाता है। यानी कि हम लोग पुराने तरीके से पहले कृषि करते, तो अब आप देख ही सकते हैं कि पुराने लोग कैसे कृषि करते थे और अब के लोग कैसे कृषि करते हैं। यानी पैदावार को बढ़ाने के लिए हम तो कृषि को आधुनिक तौर पे ले जा रहे हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं कि अपने हेल्थ को भी डैमेज कर रहे हैं। कैसे, मैं ये भी बता दे रहा हूं आपको। आप क्या कर रहे हैं, अच्छी पैदावार के लिए हम लोग बहुत सारे रसायनों का यूज करते हैं, बहुत सारे कीटनाशकों का यूज कर लेते हैं, करते हैं ना। इससे क्या होता है कि हमारे हेल्थ पे जो उससे हम हमारे अनाज निकलते हैं, वो हमारे हेल्थ पे क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं। चलिए छोड़िए उस बात को, आपको बायोलॉजी की बातों को हटा ही दीजिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा, कृषि के आधुनिक बनाने में ये मदद करता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आपने पढ़ा होगा कि कृषि हमारा बहुत ही ज्यादा, हमारी भारत में तो बहुत ज्यादा कृषि होती है, और भारत की जो विकास है ना, डेवलपमेंट जो है वो, या अर्थव्यवस्था जो है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ये भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ये क्या है, ये सबसे ज्यादा हमारी कृषि पे ही तो है निर्भर। ये किस पे निर्भर है, कृषि पे ही निर्भर है। तो यही चीज यहाँ पे स्टूडेंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कृषि को आधुनिक बनाने में ये क्या करता है, विनिर्माण उद्योग मदद करता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्या है ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं स्टूडेंट, तो चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा कि इसके अलावा कौन कौन सी बातें हैं। ये क्या करता है कि कृषि पर आय पर लोगों की भारी निर्भरता को कम करके उन्हें क्या करता है, ये द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने का काम करता है। मैंने अभी आपको बताया था कि क्षेत्र जो होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो हमारा विनिर्माण क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है स्टूडेंट, द्वितीयक क्षेत्र में आता है। और ये जो कृषि है, ये क्या करता है कि इसके अलावा जो ये विनिर्माण क्षेत्र के मैं महत्व के बारे में बात कर रहा हूं, कि इसके अलावा कृषि आय पर, आपने पढ़ा कृषि, मैंने क्या बोला, कृषि आय पर। आपको स्टूडेंट ध्यान से सुनना ही होगा अगर समझना है तो। कृषि आय पर, मैंने यहाँ पे इनकम के बारे में बोला। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि कृषि आय पर लोगों की भारी निर्भरता को कम करके उन्हें द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने की काम करता है। कौन करता है, विनिर्माण क्षेत्र। डेवलपमेंट करेगा, आपको डेवलप करेगा तो आप आगे बढ़िएगा ही। वही बातों को यहां बता रहा है। अगर मैं तीसरे पॉइंट को अगर मैं बोलूं ना कि तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, तो आपको पता है कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है, और अभी तो और भी बेरोजगारी बढ़ गई है। मोदी साहब तो और जॉब खा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि मोदी साहब क्या कर रहे हैं, जॉब को अंदर ले जा रहे हैं, अपने अपने खा रहे हैं वो धीरे धीरे, पता नहीं कितना पचाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि भारत में पहले से क्या है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, और अभी तो और बेरोजगारी हो गई है। तो ये जो विनिर्माण क्षेत्र है, ये देश की बेरोजगारी और गरीबी, ओके, देश की बेरोजगारी को और गरीबी में क्या करता है, उन्मूलन में मदद करता है। अब बोलिएगा सर आप उन्मूलन क्यों बोले, उन्मूलन का मतलब होता है उत्थान करना, बदलना। ओके, तो ये जो कृषि है ना, ये क्या करता है कि बेरोजगारी को और जो गरीबी है, गरीबी रेखा से नीचे यानी कि गरीबी को उन्मूलन करता है। यानी कि कृषि करके ही हम लोग अपने बेरोजगारी को खत्म भी कर सकते हैं और अपने गरीबी का उन्मूलन कर सकते हैं, यानी गरीबी को भी भगा सकते हैं अपने तरफ से। तो अभी स्टूडेंट आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम क्या बता रहा हूँ विनिर्माण उद्योग के बारे में। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि जो हमारे पास जो निर्मित वस्तु होते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ वस्तुओं को निर्मित करते हैं, बनाते हैं। अब ये जो वस्तुओं की क्या होती है, निर्यात हो जाती है। आयात भी हम करते हैं, दो तरीके से होता है, या तो आप निर्यात करिए या आप आयात करिए।
ओके, ये दो वर्ड होता है। तो जो चीजें हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि हम जो कच्चा माल बनाते हैं और कच्चे यानी कि जो निर्मित वस्तुओं को हम क्या करते हैं, हम जो बनाते हैं वस्तुओं को निर्यात से हम क्या करते हैं, विदेशी मुद्रा आती है। जब हम निर्यात कर देते हैं तो विदेशी मुद्रा आ जाती है हमारे पास, जब हम भेजते हैं तो हमारे पास विदेशी मुद्रा आती है। और यह कच्चे माल को उच्च मूल्य से क्या करता है, सुसज्जित सामानों में एक विस्तृत विविधता में बदलने में मदद करता है। कौन करता है, ये हमारे विनिर्माण क्षेत्र ये सब करता है। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद होगा कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आ ही चुका होगा। तो चलिए अब थोड़ा मैं अगर कृषि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो विनिर्माण महत्व है ये क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान क्या होता है, तो जैसे आप देखिए यहाँ पे विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है। 27% होने चाहिए लेकिन हमारे पास 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस, विद्युत ऊर्जा का योगदान है। इसमें 10% में ये तीनों चीज है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि भारत में जो पूर्वी एशियाई देश में क्या होता है, विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक, क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यहाँ पे हम बोलेंगे इसको सकल घरेलू उत्पाद को 25 से 35% है। क्या है स्टूडेंट, 25 से 35% है आपका जीडीपी। अब आप देखिए यहाँ पे कि विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष दर से बढ़ोतरी हुई है। यानी कि जो विनिर्माण क्षेत्र है हमारा, इसमें 7% की बढ़ोतरी हो रही है हर एक साल। और बढ़ोतरी की ये दर जो है अगले दशक में 12% अपेक्षित है। यानी कि हम लोग ये अनुमान लगा चुके हैं कि ये जो 7% की बढ़ोतरी हो रही है ये अगले साल में 12% की होगी। अब देखिए स्टूडेंट कि 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का जो विकास है ये 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। 2003 की बात हो रही है स्टूडेंट यहाँ पे कि 9 से लेकर 10% वर्ष की दर से हुआ है। और जो ये सरकारी नीतियां और औद्योगिक उत्पादन में क्या हो रहा है कि बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले एक दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पे अर्थशास्त्री के बारे में बताया, इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, इन्होंने जैसे कि आप विनिर्माण क्षेत्र को वो देख कर ये अनुमान लगा रहे हैं कि अगले दशक में हम अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि इस उद्देश्य में राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, इसे हम लोग बोलते हैं NMCC, हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, जिसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई है। क्यों की गई है, आप देख सकते हैं कि इस उद्देश्य के लिए, किस उद्देश्य के लिए, ये हमारे भारत के विनिर्माण क्षेत्र को देखते हुए हम इसे क्या किए हैं, ये हमारी प्रतिस्पर्धा यानी कि हम इसे स्थापना किए हुए हैं। चलिए स्टूडेंट अब आगे देखते हैं। स्टूडेंट हमारा चलिए स्टूडेंट जो हमारा ये सेकंड, अब ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या है, औद्योगिक अवस्थी। अब ये औद्योगिक अवस्थी क्या होता है, पहले आप इसे अच्छे से जान जाइए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि औद्योगिक अवस्थी क्या होता है, इसके बारे में आप समझिए। देखिए अब देखिए औद्योगिक के बारे में बता रहे हैं, तो चलिए मैं आपको इसको बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि उद्योग की स्थापना के लिए क्या किया जाता है, कच्चे माल की उपलब्धता। उद्योगों की स्थापना के लिए, आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता जो होती है ना, ये उद्योग के लिए आदर्श स्थिति है। क्या है, उद्योग की आदर्श स्थिति है। अब ये उद्योग की क्या आदर्श स्थिति है, आप देखिए यहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता मैंने बताया, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से क्या होती है, प्रभावित होती है। कौन, हमारे औद्योगिक क्षेत्र। अभी मैंने क्या बताया स्टूडेंट कि उद्योग की स्थापना के लिए कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, श्रमिक होने चाहिए। अगर मान के चलिए आपके पास कच्चा माल है और काम करने वाले है ही नहीं, आप क्या करिएगा, ऐसे ही सामान तो बिकने ही नहीं जाएगा ना, आपको तो बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई इंसान तो बनाना पड़ेगा ना। तो वही चीज बोल रहा है कि हमारे पास क्या होने चाहिए, अगर मुझे औद्योगिक अवस्थी चाहिए तो हमें कच्चा माल भी चाहिए। क्या चाहिए, कच्चा माल भी चाहिए। कच्चे माल को फिर से बदलने में, अगर मूल्यवान वस्तु में बदलने के लिए मुझे श्रमिक चाहिए।
और केवल श्रमिक से तो काम चलेगा नहीं, हम अगर उसमें पूंजी लगाएंगे तब ना हमारे पास श्रमिक आएंगे, और जब श्रमिक आएंगे तो हमारे पास उसको बदलने के लिए, कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में बदलने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, हमें उसमें पूंजी लगाना पड़ेगा, तो हमें पूंजी भी चाहिए, शक्ति के साधन भी चाहिए और बाजार भी चाहिए। अगर आप बना लिए वस्तुओं को, मूल्यवान वस्तुओं को, अगर बाजार ही नहीं है, मार्केट ही नहीं है, आप सेल कहाँ करिएगा? आप खुद के पास तो रख नहीं सकते हैं, आपने उसमें पूंजी लगाया है, अगर आप उसको मार्केट में नहीं डालिएगा, मार्केट में नहीं ले जाइएगा, आपको तो लॉस होगा। तो आपका विनिर्माण क्षेत्र क्या होगा? ऐसे ही आपको क्या हो जाएगा? आपका लॉस में चला जाएगा। तो आपको इस विनिर्माण क्षेत्र में, औद्योगिक अवस्थी के क्षेत्र में, आप चैप्टर हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको क्या चाहिए? कच्चे माल की उपलब्धता चाहिए, बहुत सारा कच्चा माल चाहिए आपको, किसी और में बदलना है तो श्रमिक भी चाहिए, पूंजी चाहिए, शक्ति के साधन चाहिए, तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है ये सब। ओके स्टूडेंट, चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब जैसे कि दे रहा है क्या कि आप देखते हैं कि विनिर्माण उद्योग की जो स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है। कौन सी स्थान उपयुक्त है भाई? जो ये विनिर्माण क्षेत्र है, इसकी जो स्थापना है, ये कहाँ पे उपयुक्त है? किस स्थान पे उपयुक्त है? जहां ये कारक उपलब्ध हो। कौन से कारक? आपको अगर आपको विनिर्माण क्षेत्र का निर्माण करना है, स्थापना करना है, तो ये उद्योग वहीं पे होना चाहिए, उस स्थान पे, उपयुक्त स्थान पे होना चाहिए जहां पे इसकी उपलब्धता हो। कहने का मतलब है कि जहां इसकी जरूरत हो। आपको जहां जरूरत नहीं है आप वहां लेकर रख दीजिएगा, तो क्या होगा? प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि उपयुक्त स्थान पे रहना चाहिए जहां पे इसको उपलब्ध कारक हो, अथवा इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके। कितने कीमत पे? कम कीमत पे इसकी उपलब्धता हो, इसे हम उपलब्ध करा सके। आपने देख ही लिया स्टूडेंट यहाँ पे कि औद्योगिक प्रक्रिया जो प्रारंभ होने पे क्या होती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कभी कभी उद्योग शहरों या उनके निकट लगाए जाते हैं, और इस प्रकार औद्योगिकरण, नगरीकरण साथ साथ चलते हैं, और नगर उद्योग को बाजार अथवा सेवा जैसे कि बैंकिंग सीमा, परिवहन सीमा, श्रमिक, वित्तीय सलाह उपलब्ध कराते हैं, और जो बहुत सारी जो सुविधाएं से क्या होते हैं? लाभान्वित भी होते हैं। समूह बचत, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्लोमेरेशन, क्या बोलते हैं? एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स कहा जाता है। स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूह की स्थापना होती चली जाती है। अब थोड़ा हम पढ़ेंगे उद्योगों के निर्माण के बारे में, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि उद्योग के निर्माण कैसे किए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, उद्योग का जो निर्माण है, उद्योगों का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम इनको निम्न प्रकार से कर सकते हैं। किसका? उद्योगों का वर्गीकरण को। तो उद्योगों के वर्गीकरण को जब हम निम्न प्रकार से कर ही सकते हैं, तो चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अब जैसे देखिए, आपने निम्न वर्गीकरण को करने की बात बोल दी है हमने। अब आप देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो कच्चे माल के जो स्रोत के आधार पर, चलिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता दे रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, ये जो वर्गीकरण हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप देखिए कि जो उद्योगों का वर्गीकरण है, उद्योग का वर्गीकरण, ओके, आप देखिए स्टूडेंट, तो हम इसे क्या करेंगे? पहले तो देखिए, आप पहला पॉइंट अगर हम ले लें कि उद्योगों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो आप देखिए क्या हो जाएगा। जैसे कि कच्चे माल के स्रोत के आधार पर हम कर सकते हैं। पहला, जो हमारे प्रयुक्त होते हैं, कौन से? हमारे पास बहुत सारे प्रयुक्त होते हैं कच्चे पदार्थ। तो प्रयुक्त क्या? कच्चे पदार्थ, यानी कि जो कच्चे माल हैं, कच्चे माल के स्रोतों के आधार पर, स्रोतों के आधार पर हम क्या करते हैं? इसके आधार पे कर सकते हैं। और इसमें अब क्या आ जाएगा हमारा? जैसे कि मान के चलिए कृषि आधारित हो गया। क्या हो जाता है? कृषि आधारित। कृषि आधारित। अब इसमें कृषि आधारित पे कौन कौन से रिलेटेड हैं? कच्चे पदार्थ। कच्चे पदार्थ तो हमें मिलते हैं, लेकिन कच्चे पदार्थों से, कृषि से ही हम कच्चे पदार्थ निकालते हैं, और उनसे कैसे हम
मूल्यवान वस्तु चेंज करते हैं, तो उसमें कौन कौन सा आ जाएगा हमारा, तो सूती वस्त्र आता है। क्या आता है स्टूडेंट, सूती वस्त्र। अब बोर नहीं होगा स्टूडेंट, अगर बोर हो जाइएगा तो फिर पढ़िएगा क्या आप, भी पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है तो कब पढ़ने में मज़ा आएगा। ऊनी वस्त्र। फिर थर्ड हमारा हो जाएगा पटसन। पटसन रेशम वस्त्र। रेशम वस्त्र। रबर, चीनी, चाय, ये सब भी हो सकता है हमारा। रबर मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा स्टूडेंट। चीनी, चाय, ओके, कॉफ़ी, कॉफ़ी तथा वनस्पति तेल उद्योग। तथा जो हमारे पास वनस्पति होते हैं, वनस्पति तेल उद्योग, ये स्टूडेंट क्या है, ये सब कृषि आधारित है। क्या है, ये कृषि आधारित है स्टूडेंट। अब समझिएगा, यहाँ पे बोर होने की जरूरत ही नहीं है। जो प्रयुक्त कच्चे माल है ना, आप अभी क्या पढ़ रहे थे, उद्योगों का वर्गीकरण हम करके पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, उद्योगों का हम वर्गीकरण करके पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पे किया गया है, अलग अलग प्रकार से। मैं पहला कर दिया प्रयुक्त कच्चे पदार्थों के उपयोग पे। अब ये कच्चे पदार्थ क्या होते हैं, अब कृषि से आप जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे सूती वस्त्र है, तो क्या सूती वस्त्र ऐसे ही तो आपको नहीं मिलता है। आप कॉटन का निर्माण करते हैं, कृषि करके ही करते हैं। वो कच्चा पदार्थ है आपका कॉटन, आपने उसे सूती वस्त्र बना दिया। ऊनी वस्त्र, आप ये कच्चा पदार्थ आता ही है आपका कृषि आधारित करके, आपने उससे फिर बना दिया। पटसन आपने देखा ही होगा, पटसन हमारा कृषि आधारित है। रेशम वस्त्र जो होता है ये भी हमारा कृषि आधारित है। रबर ये भी कृषि आधारित है। चीनी, आप लोग डायरेक्ट तो चीनी नहीं मिल जाता है, आपको इंक से मिलता है, शुगर केन से मिलता है पहले आपको। शुगर केन हमारा क्या है, कृषि आधारित है, तो चीनी उससे बना, तो चीनी भी हमारा क्या हो गया, कृषि आधारित हो गया। चाय, चाय भी तो आपको पता ही होगा कृषि हम करते हैं चाय की, कॉफी की भी करते हैं। तथा जो वनस्पति तेल क्षेत्र है, ये सब के सब क्या है स्टूडेंट, ये सब हमारे कृषि आधारित उद्योग हैं। तो अब चलिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा हमारा जो हो जाएगा वो होगा खनिज आधारित। आप बोर हो जाइएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप लोगों को अगर पढ़ना है तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अब क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, खनिज आधारित। अब ये खनिज आधारित कौन कौन से हैं, तो आप इसे पहले जान जाइए, खनिज आधारित कौन कौन से हैं। अब आपको मैंने पढ़ाया था पहले ही खनिज के बारे में, आपने लोहा के बारे में पढ़ा था, एल्युमिनियम के बारे में पढ़ा था, बक्साइट के बारे में पढ़ा था। आपने प्रीवियस चैप्टर को नहीं पढ़ा था, आपको इस चैप्टर में रहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको वैसे भी ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। आपको पहले पीछे की चैप्टर जाकर रिवीजन करिए, जो आपके वीडियो में आपके बहुत सारी, ये पाथ फाइंडर आप ऐप खोलिए, सॉरी आप यूट्यूब पे सर्च करिए, उस पाथ फाइंडर में आप देखिए, इसमें बहुत सारे 10th क्लास के सारे चैप्टर्स मिलेंगे आपको। तो पहले आप जाइए उसमें खनिज के बारे में पढ़िए, फिर यहाँ पे आइए, तब समझ में आएगा आपको कि ये चैप्टर क्या है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो दे रहा है कि आधारित, खनिज आधारित है, तो खनिज आधारित में क्या क्या आ जाएगा, लोहा तथा इस्पात। क्या आएगा स्टूडेंट, लोहा तथा इस्पात। ये जो हमारे हैं खनिज आधारित हमारे ये उद्योग है। दूसरा होगा सीमेंट। मैंने आपको पहले चैप्टर स्टार्ट करते समय मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्या हो गया, लोहा तथा इस्पात। सीमेंट हो गया। एल्युमिनियम मैंने अभी बताया, एल्युमिनियम, बक्साइट, ये मैंने आपको बताया था ना, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। और आपका बहुत सारे जो मशीन हो गए हमारे, खनिज आपको तो मैंने पढ़ाया ही था कि जितने भी आप यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ये सब खनिज पदार्थों से बने हुए हैं। आप प्रीवियस क्लास में नहीं थे तो कहाँ से समझ में आएगा। आप जाइए पहले और जो प्रीवियस चैप्टर का क्लास है उसको देखिए, तब आइए यहाँ पे। औजार तथा पेट्रो रसायन,
पेट्रो रसायन उद्योग, ये सब के सब स्टूडेंट क्या है, खनिज आधारित है। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा दिया था कि खनिज से क्या क्या बनता है। आप जितने भी रोज वाले जिंदगी में आप यूज करते हैं, पेन हो गया, कुर्सी, टेबल, जितनी भी चीज़ आप यूज़ करते हैं वो सब के, मोबाइल फोन्स यूज़ करते हैं, ये सब क्या ऐसे ही डायरेक्टली थोड़े बन गया, ये सब खनिज का निर्माण से बना हुआ है। अब चलिए स्टूडेंट थोड़ा देखते हैं हम उपभोक्ता उद्योग के बारे में। ओके, उपयोगिता उद्योग है क्या। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं हम यहाँ पे कि कौन सा हमारे जो ये अभी हमने क्या पढ़ा था, खनिज उत्पादन का आधारित पढ़ लिया था हमने। अब हम पढ़ेंगे आधारभूत उद्योगों के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग, आधारभूत उद्योग। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि दे रहा है हमारा कि खनिज आधारित हमने पढ़ लिया, और इसमें खनिज आधारित में क्या क्या पढ़ा हमने, लोहा के बारे में पढ़ा, इस्पात के बारे में पढ़ा, सीमेंट के बारे में पढ़ा, एल्युमिनियम के बारे में पढ़ा, मशीन के बारे में पढ़ा। चलिए स्टूडेंट अब नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट हम यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रमुख भूमिका के आधार पर हम इन उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इनकी भूमिका है और कितनी भूमिका है। हम दो तरीके की भूमिका पढ़ेंगे कि कौन कौन सी भूमिका में कौन कौन सी आती हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे आधारभूत उद्योगों को पढ़ेंगे, यानी भूमिका के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ये जो हमारे उद्योग हैं इनकी भूमिका के आधार पर हम इन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला है वो आधारभूत उद्योग है और दूसरा है हमारा उपभोक्ता उद्योग। अब ये आधारभूत उद्योग क्या होता है पहले ये देखिए, तो समझिए इसमें। अब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आधारभूत उद्योग में जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं। आधारभूत उद्योग में क्या होता है कि जिनके उत्पादन, आपको स्टूडेंट बस ध्यान से समझना है, जिनके, तो जैसे कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम पहला देख रहे हैं आधारभूत उद्योग के आधार पर। हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, आधारभूत उद्योगों के आधार पर। तो ये आधारभूत उद्योग क्या होता है, तो जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर, क्या होता है, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं। यानी कि जिनके उत्पादन या कच्चे मालों पर जब दूसरा उद्योग आपका निर्भर हो जाता है तब हम इसे आधारभूत कहते हैं। ये होता नहीं कि हम उस पे आधार है, यानी कि वो उस पे आधार करने का मतलब उस पे डिपेंडेंट है। तो जैसे कि अब इसमें क्या क्या हो जाएगा, लोहा हो गया, इस्पात हो गया और तांबा, ऐसे ये हमारे जो प्रलग्न है, कहने का मतलब है जो एल्युमिनियम प्रलग्न हो गया, ये सब उद्योग क्या होते हैं, ये सब आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, तो ऐसे उत्पादन या कच्चे माल पर जो दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आधारभूत उद्योगों का नाम देते हैं। अब हम दूसरा देख रहे हैं यहाँ पे एक उपभोक्ता उद्योग। तो उपभोक्ता उद्योग में क्या होता है, तो जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम उपभोक्ता उद्योग करते हैं। यानी कहने का मतलब हम क्या करते हैं, उपभोक्ता उद्योग में हम सीधे उपयोग करते हैं इसे। हम इसमें क्या करते हैं, किसी चीज का हम सीधे उपयोग करते हैं, सीधे उपयोग करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे आपके हो जाएगा चीनी हो जाएगा, इसका एग्जांपल क्या होगा, चीनी। आप जो टूथपेस्ट यूज करते हैं यानी कि दंत मंजन बोलते हैं ना इसे, दंत मंजन, ये हो जाएगा हमारा। और भी बहुत सारे चीजें हैं, कागज हो गया, पंखा हो गया, ये सब के सब क्या है, ये हमारे उपभोक्ता उद्योग हैं। यानी कि आधारभूत उद्योग हम उसे कहेंगे जिनका उत्पादन कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं। यानी कि जो ऐसा मतलब कि उद्योग जो उत्पादन और कच्चे मालों पर निर्भर रहते हैं, ये हमारे हो गए लोहा, इस्पात, तांबा इसमें आ गया। और उपभोक्ता उद्योग का मतलब हो गया कि जो सीधे यूज करते हैं, यानी सीधे तौर पे उपयोग में यूज आते हैं, वो हमारा चीनी, दंत मंजन, कागज, ये सब हमारा सीधे यूज में होता है। यानी कि हम तो इसका कोई यूज नहीं करते। लोहा का तो बहुत सारा यूज होता है, इस्पात का भी बहुत जगह यूज होता है, तांबा का भी यूज होता है हर जगहों पर। यानी इनको कच्चे माल पर के तौर पर भी हम इसका यूज कर देते हैं, करते हैं ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अभी हम पढ़ रहे थे कि किसके आधार पर हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, प्रमुख भूमिका। अब पूंजी निवेश के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था प्रमुख भूमिका के आधार पर, और अब हम पढ़ेंगे पूंजी निवेश के आधार पर। तो देखिए स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे इन्हीं उद्योगों को हम पूंजी निवेश के आधार पर। तो पूंजी निवेश के आधार पर कितने हम पढ़ेंगे, इसको लघु उद्योग
के लघु उद्योग में बांटेंगे और बड़े पैमाने के उद्योग पर भी हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो ये लघु उद्योग होता है ना, ये कैसा उद्योग है? तो ये एक ऐसा उद्योग है जिसमें क्या करते हैं, 1 करोड़ रुपए तक के अधिकतम निवेश तक की सीमा होती है। यानी कि लघु उद्योग में क्या होता है कि 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़, लघु उद्योग में क्या होता है स्टूडेंट कि 1 करोड़ रुपए तक के अधिकतम निवेश तक की सीमा होती है। यानी कि हम जब लघु उद्योग करते हैं तो उसमें हम अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा अगर हम कर दें तो अधिकतम 1 करोड़ तक का निवेश कर सकते हैं। इसका मतलब होता है लघु उद्योग। ओके स्टूडेंट, अब इसमें कम संख्या में मजदूर काम करते हैं। आप देखते हैं लघु उद्योग में क्या होता है, 1 करोड़ तक का तो हम निवेश कर सकते हैं, इसके सिवा इसमें कम संख्या में मजदूर काम करते हैं। कम संख्या में जो मजदूर होते हैं, मजदूर काम करते हैं। यानी कि जो लघु उद्योग है इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें कम संख्या, अगर हम पूंजी कम लगाएंगे तो लोग भी तो कम रखेंगे, तो लोग संख्या क्या होता है, यहाँ पे लोगों की संख्या कम होती है, मजदूरों की संख्या कम होती है। अब दूसरा जो है यहाँ पे दे रहा है कि बड़े पैमाने पर उद्योग। अब बड़े पैमाने पर उद्योग क्या है, तो यदि मान के चलिए कि यदि किसी उद्योग पर निवेश 1 करोड़ से अधिक हो, क्या हो, अगर कोई उद्योग है, अगर हम उस पर 1 करोड़ से अधिक का निवेश करते हैं तो इसे बड़े पैमाने पर उद्योग के रूप में जाना जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, उद्योग अगर लघु उद्योग है तो 1 करोड़ से कम पैसा लगाना पड़ता है इसके पूंजी में, इसमें कम लोग काम करते हैं। बड़े पैमाने पर उद्योग में 1 करोड़ से अधिक पैसा लग सकता है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, अधिक मजदूर रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्वामित्व के आधार पर। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर चलिए अब आप पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार। तो देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर। तो ये 3 तरीकों में बांट दिए जा सकते हैं इसको, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त उद्योग। अब इसे समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट, बोर होने की जरूरत नहीं है, बोर होइएगा तो क्लास से बाहर जाइए। तो ये क्या दे रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त उद्योग। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र पे हम क्या करते हैं, अब सार्वजनिक क्षेत्र में हम इसे देखते हैं कि जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है इसमें क्या हो जाएगा, सरकारी जो एजेंसियां है वो क्या करती है, जो सरकारी एजेंसियों के द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, ये हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। यानी कि जो हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं इसमें क्या होता है, ये सरकारी एजेंसियां इनको चलाती है तथा प्रतिबंधित की जाती है सरकारों के द्वारा, यानी कि सरकार के द्वारा ये संचालित की जाती है, तब इसे हम सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग बोलते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए कि भारत में जो हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, यानी कि भेल, इसमें हमारे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेंगे भेल, क्या लेंगे, भेल, और इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बोलते हैं। हमारा स्टील अथॉरिटी हो गया, क्या हो जाएगा, स्टील अथॉरिटी, जिसको हम सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेल बोलते हैं, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, तो सार्वजनिक क्षेत्र में वो हमारे उद्योग आते हैं स्टूडेंट जो सरकार के द्वारा, सरकारी कंपनियों के द्वारा, सरकारी एजेंसियों के द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित की जाती है, तब हम उसे सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग बोलते हैं। और इसमें हमारे 2 पॉइंट आते हैं, 2 एग्जांपल हैं, भेल जिसको हम भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के नाम से जानते हैं, और दूसरा हमारा है सेल जिसे हम बोलते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या बोलते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो आपने स्टूडेंट, मुझे उम्मीद होगा कि आप सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में अच्छे से जान चुके होंगे। तो चलिए अब निजी क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, और निजी का मतलब आप जानते हैं कि प्राइवेट। देखिए निजी क्षेत्र के उद्योग में क्या होता है, तो ऐसे उद्योग में जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में है, यानी कि निजी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है और उसके द्वारा संचालित की जाती है, या अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित की जाती है, यानी कि कुछ ग्रुप में भी कर सकते हैं। और इसमें कौन हो जाएगा, टिस्को बाजार ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग, ये सब के सब क्या है, आप टिस्को ले लीजिए। ओके, टिस्को, तो टिस्को में क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आप ले लीजिए डाबर,
ये भी हमारा क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो निजी क्षेत्र का मतलब हो गया कि इसमें एक निजी व्यक्ति का हक हो, स्वामित्व हो, या किसी ग्रुप का स्वामित्व हो, हम उसे बोलते हैं निजी क्षेत्र। अब संयुक्त क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। संयुक्त क्षेत्र क्या होता है? तो ये वैसा उद्योग है जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑन इंडिया लिमिटेड। आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें राज्य सरकार, राज्य सरकार और प्लस क्या होता है कि निजी क्षेत्र, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के लोग मिलके इस पे क्या करते हैं, इन दोनों का स्वामित्व होता है, तब हम इसे संयुक्त उद्योग बोलते हैं। और इसमें आ जाएगा ऑयल, क्या बोलते हैं इसको, OIL, और इसका मतलब होता है ऑल ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्या बोलते हैं, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये हमारे संयुक्त उद्योग के आधार पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, इसमें आपका जो नेक्स्ट है पॉइंट, यानी कि देखिए यहाँ पे कच्चे तथा तैयार माल के मात्रा और भार के आधार पर। तो देखिए भारी उद्योग आ गया और हल्के उद्योग। तो भारी उद्योग क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। तो भारी उद्योग जैसे कि लोहा तथा इस्पात इत्यादि, ये सब क्या होते हैं इसमें, यानी कि भारी उद्योग में ये सब चीज़ें आती हैं, यानी कि लोहा से रिलेटेड हो जाएगा आपका, या इस्पात अगर फैक्ट्री है, इस्पात, सॉरी एक मिनट, इस्पात, तो इससे रिलेटेड होगा, तो ये हमारा भारी उद्योग होगा। हल्के उद्योग क्या होते हैं, तो हल्के उद्योग जो काम भार वाले कच्चे माल, यानी कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग करके हल्के तैयार माल के उत्पादन करते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हल्का उद्योग बोलते हैं। इसमें हल्के मतलब कि चीज़ों का यूज होता है, जैसे विद्युतीय उद्योग हो गया हमारा। इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो विद्युतीय उद्योग, तो इसमें मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये टॉपिक जो अभी आप पढ़ रहे हैं इसे पसंद आ रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कृषि आधारित उद्योग। अब हम देखेंगे इसमें क्या है कि कृषि आधारित उद्योग जो है ना, कृषि आधारित जो उद्योग है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कृषि आधारित उद्योग के बारे में हम पढ़ेंगे। तब कृषि आधारित उद्योग में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, तो आप पढ़ सकते हैं कि इसमें हमारा क्या होता है, सूती वस्त्र आता है। क्या आता है स्टूडेंट, सूती वस्त्र। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, सूती वस्त्र। ओके, सूती वस्त्र आता है आपका, पटसन आते हैं, रेशम आता है, ये हमारा पटसन हो गया, फिर से रेशम, ये सब के सब क्या है, कृषि आधारित उद्योग हैं। ये ऊनी वस्त्र, जो हमारे ऊनी वस्त्र हम पहनते हैं, ये भी हमारा कृषि वस्त्र है। चीनी तथा वनस्पति तेल, ये सब मैंने आपको पहले पढ़ा ही दिया हूं, तो बताने की जरूरत नहीं। चीनी इत्यादि यानी कि वनस्पति तेल उद्योग जो है कृषि से प्राप्त कच्चे माल है। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं वस्त्र उद्योग के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि वस्त्र उद्योग है क्या। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा स्टूडेंट वो है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योगों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये वस्त्र उद्योग क्या होता है, तो वस्त्र जो हमारा उद्योग का जो वस्त्र उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान, यानी जो वस्त्र हमारे जो उद्योग है ना, ये हमारे औद्योगिक उत्पादन में क्या है, ये भारत के लिए औद्योगिक उत्पादन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उत्तम अतिरिक्त मुख्य मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। यानी कि वस्त्र उद्योग, आप ही अपने पहला पॉइंट पढ़ा वस्त्र उद्योग, अभी मैंने कृषि उद्योग पढ़ा, अब आप पढ़ रहे हैं वस्त्र उद्योग। तो वस्त्र उद्योग जो है ये क्या है, ये हमारा औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, और ये देश का एक ऐसा अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है, वो हमारा वस्त्र उद्योग। अब नेक्स्ट जो है हमारा सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। अब ये सूती वस्त्र उद्योग क्या है, तो आप समझिए इसके बारे में पहले। तो प्राचीन भारत में क्या हो रहा था कि सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। यानी कि जो सूती वस्त्र है, पहले हम क्या करते थे, इसे
प्राचीन समय में हाथ से या हथकरघा जिसको बोलते थे, ये मशीन था हथकरघा, यानी कि जो गांधी जी यूज किया करते थे। हथकरघा, चरखा बोलते ही है कि चरखा से वो बनाते थे। तो सूती वस्त्र उद्योग में हम क्या करते थे, पहले के लोग क्या करते थे, हाथ से और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाते थे। और 18वीं शताब्दी के बाद क्या होने लगा कि विद्युतीय हथकरघों का उपयोग होने लगा। 18वीं शताब्दी के बाद क्या होने लगा, 18वीं शताब्दी के बाद क्या होने लगा कि हमें इसमें विद्युतीय हथकरघों का यूज होने लगा, यानी कि जो मशीनें आने लगी, ये हथकरघा का मतलब हाथ से यूज करने वाला, अब आने लगा हमारे पास विद्युतीय हथकरघा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। विद्युतीय करधा, हथकरघा नहीं कर दो। ओके स्टूडेंट, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये हमारा सूती वस्त्र उद्योग क्या है। चलिए अब कुछ इसके बारे में देखते हैं, और इसमें बारे में हम सूती वस्त्रों के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि ये जो सूती वस्त्र उद्योग है ना, ये आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग जो महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्र तक ही सीमित है। यानी कि पहले कहने का मतलब है कि ये जो सूती वस्त्र उद्योग है ना, ये आपको कहाँ तक था, ये पहले महाराष्ट्र और गुजरात, ये हमारा था महाराष्ट्र महाराष्ट्र प्लस गुजरात, यानी कि इन्हीं दो राज्यों में था ये पहले, महाराष्ट्र और गुजरात में ही ये सबसे ज्यादा मतलब कि सीमित था वहीं पे। और कपास की उपलब्धता जो थी ना पहले, वो बाजार, परिवहन, पतनों की समीपता, श्रम, नमीयुक्त जलवायु आदि कारकों ने इसे स्थानांतरीय करके बढ़ावा दिया, यानी कि बाद में धीरे धीरे क्या होने लगे, बढ़ने लगे। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है पटसन उद्योग, यानी कि पटसन उद्योग कैसे किया जाता है, कहाँ पे होता है, कहाँ पे सबसे पहले हुआ था, इसके बारे में हम चलिए पढ़ते हैं। तो भारत में क्या हुआ है कि भारत पटसन और पटसन निर्मित सामानों का जो सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो है ना, ये क्या करता है कि पटसन और पटसन निर्मित सामान, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे देश में पटसन का निर्माण होता है या पटसन निर्मित, जो पटसन निर्मित जो हमारे सामान है, क्या है, जो सामान है, इनमें क्या करता है, इनका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये बड़ा उत्पादक राज्य भारत, बड़ा उत्पादक ये देश है हमारा प्यारा भारत। ओके स्टूडेंट, यानी कि पटसन उद्योग में अगर हम देख लें तो पटसन में या पटसन निर्मित जो भी सामान हम बनाते हैं, इसमें हमारा भारत जो है ना, वो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, बहुत ही बड़े तंत्र पे उत्पादक करता है ये। ओके स्टूडेंट, तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा निर्यातक भी है। यहाँ पे मैंने बताया उत्पादक, उत्पाद का मतलब होता है बनाना, निर्यात का मतलब होता है बेच देना। तो कहने का मतलब उत्पाद यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो उत्पाद जब हम करेंगे और निर्यातक में हमारा ये दूसरे स्थान पर है। निर्यात करने में क्या है, ये निर्यात में हमारा ये दूसरे स्थान पर है, निर्यात पे क्या है, ये सेकंड पे है, कौन, भारत, और प्रथम पे कौन है, फर्स्ट पे है हमारा पड़ोसी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश। बांग्लादेश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि अब जैसे कि बात देखते हैं कि 2010-11 में क्या था पहले कि भारत में लगभग 80% पटसन उद्योग थे। अगर मैं बात करूं कि 2010 से 2011 की अगर मैं बात कर दूं तो यहाँ पे पटसन का जो उद्योग था वो लगभग 80% था, 80 पटसन उद्योग थे, सॉरी मैं परसेंट बोल रहा हूं, 80 पटसन उद्योग थे। कब, 2010 से 11 की अगर बात किया जाए तो भारत में 80 पटसन उद्योग थे, लेकिन अब बहुत धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अब पटसन उद्योग उतने भी कम हो रहे हैं। अब जैसे कि आप देखते हैं कि इनमें से अधिकांश जो थे ना वो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर थे। ओके, ये जो 80 आप पटसन उद्योग देख रहे हैं, इस 80 पटसन उद्योगों में से जो अधिकांश जो थे ना वो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी जो थी, हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित थी। क्या थी, बहुत सारे जो पटसन उद्योग थे वो 98 किलोमीटर और 3 किलोमीटर चौड़ाई ये लेंथ थी और ये ब्रेथ थी उसकी, ये क्या था, ये हमारे चौकरी संकरी मेखला में स्थित थी। क्या थी, ये मेखला में स्थित थी।
अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला जो पटसन उद्योग है ये कहाँ है। आप यहाँ पे याद करने वाली चीज है ये कंपटीशन वाले बच्चों को भी, कि जो पहला पटसन उद्योग, जो पहला पटसन उद्योग है ये क्या था, ये पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट सिसरा में, ये तो क्या था हमारा जो पट यानी कि कोलकाता के निकट था, यानी कि मैं आपको यहाँ पे लिख के ही बता दे रहा हूं कि पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट, कोलकाता के निकट रिसरा, क्या था, एक रिसरा जगह है, रिसरा में कब हुआ था, रिसरा में 1855 में लगाया गया। 1855 में क्या किया गया था, लगाया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसरा और यहाँ पे है 1855, और ये कहाँ पे है रिसरा, कोलकाता में। यानी कि जो पहला पटसन उद्योग था वो कहाँ पे लगाया गया था, कोलकाता के रिसरा में 1855 में लगाया गया था। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं यहाँ पे कि जो अब पहला नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वो है, कह रहा है यहाँ पे कि कहने का मतलब है कि हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण थे। आखिर हुगली नदी पर ही क्यों, तो हुगली नदी पर होने के इनके निम्नलिखित कारण थे। जो हमारी हुगली नदी है ना, हुगली नदी जो थी, हुगली नदी के तट पर इनके होने के निम्न कारण थे। क्या थे स्टूडेंट, निम्न कारण थे। अब ये कौन कौन से कारण थे भाई, चलिए पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि पटसन उत्पादन क्षेत्रों की निकटता, यहाँ पे हुगली नदी के क्षेत्र में क्या था कि आप अभी मैंने आपको बताया था कि इन उद्योगों का वहीं पर निर्माण करते हैं जहां पे इनकी सुविधा हो, तो आप हुगली नदी के किनारे बहुत सारा पटसन उत्पादक होते थे। पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता थी। यहाँ पे क्या थी, पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता। एक मिनट, यहाँ पे क्या थी, पौधे निर्माण, यानी सबसे ज्यादा यहाँ पे पटसन निर्माण होता है, इसलिए निकटता था, इसलिए हम यहाँ पे इसका बना दिए थे। और ये सस्ता जल परिवहन था। यहाँ पे एक और कारण था कि सस्ता जो था ना, जल में परिवहन करना। ऐसे भी जल परिवहन हमारे लिए सस्ता है, जल परिवहन सस्ता होता है। जल परिवहन क्या था, सस्ता था, और अभी भी सस्ता ही है। तो जल परिवहन सस्ता होने के कारण क्या था कि हम हुगली नदी के किनारे हम ये पटसन उद्योगों का निर्माण कर दिए थे। तीसरा अगर हम ले लें इसका रीजन, तो सड़क, रेल और जल परिवहन का जाल। आप देख ही सकते हैं कलकत्ता में क्या था, बहुत ज्यादा सड़क थे, सड़क, रेल, जल परिवहन का जाल, जल परिवहन का जाल, इन सभी के होने के कारण क्या था, यहाँ पे हम ये जो पटसन उत्पादक क्षेत्र जो ये थे, और इसलिए हम यहाँ पे क्या करते थे कि पटसन के जो उद्योग थे यहाँ पे हम निर्मित किए हुए थे। कच्चे माल जो थे मिलों तक ले जाने में सहायक होने के कारण, यानी कि बहुत सारे जो कच्चे माल होते थे ना, ये जो हम निकालते थे कच्चे माल, ये क्या होते थे, फैक्ट्री तक ले जाने में क्या होता था, आसानी होती थी। कच्चे माल आसानी से, मतलब कच्चे मालों की आसानी, हम यहाँ तक कच्चे माल को आसानी तक ले जा सकते थे। कच्चे पटसन को संशोधित करने में प्रचुर जल थे यहाँ पे। अगर हम कच्चे पटसन को ले लें तो यहाँ पे जल की प्रचुर मात्रा थी, जल भी क्या थे, प्रचुर मात्रा में थे, यानी कि हर चीज यहाँ पे सही ढंग से मिल रहा था। पश्चिम बंगाल जो सीमावर्ती राज्य, अब मान के चलिए कि हम जल परिवहन करेंगे तो पश्चिम बंगाल से भी क्या होते थे, बहुत सारे ऐसे राज्य जो जल परिवहन से इसके निकट थे पश्चिम बंगाल के, जैसे मान के चलिए उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। यानी कि अगर हम ले लें उड़ीसा, नाम नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे बोल दे रहा हूँ, समझ लीजिए।
उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल तो था ही, बिहार था हमारा, यूपी था, ये सब क्या थे इसके पास में थे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो उद्योग था ना आपका पटसन उद्योग, उद्योगों की चुनौती में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होने लगा, कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से भी कड़ी स्पर्धा शामिल होने लगे। ओके स्टूडेंट, और पटसन के प्रमुख खरीदार हो गए। भारत में जो पटसन का निर्माण होने लगा तो पटसन निर्माण में इसके अनेक खरीदार आ गए, यानी कि इससे व्यापार करने के लिए बहुत सारे देश आ गए। अब आपका यूएसए आ गया, अमेरिका आ गया, अमेरिका इससे क्या करने लगा कि व्यापार करने लगा पटसन के लिए, अमेरिका आ गया। कनाडा आ गया आपका, कनाडा भी आके इसके व्यापार करने लगा। कनाडा के साथ आपका घना, ये बहुत सारे देश है ना, घना, सऊदी अरब, सऊदी अरब, ये सब देश हैं जो ये क्या करने लगे, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम लोग यूके बोलते हैं, ये सब हमारे देश आके, ये ऑस्ट्रेलिया भी हो गया हमारा, ये यूएस में लिख दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हमारे देश भारत में आके ये क्या करने लगे, व्यापार करने लगे, खरीदारी करने लगे। अब जो नेक्स्ट उद्योग है स्टूडेंट, चीनी उद्योग के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, चीनी उद्योग के बारे में। चीनी उद्योगों के बारे में हमें पढ़ना है, तो चलिए हम चीनी उद्योग के बारे में पढ़ते हैं कि चीनी उद्योग हमारा है क्या। स्टूडेंट, तो देखिए भारत जो है ना, भारत का चीनी उत्पादक विश्व में दूसरा स्थान। आप पहले याद रख लीजिए कि सेकंड पोजीशन पे है हमारा भारत। सेकंड पोजीशन है किसकी, इंडिया की। इंडिया की सेकंड पोजीशन है, दूसरे स्थान पर है। लेकिन गुड़ में, आपने गुड़ का नाम सुना होगा, क्या नाम सुना है, गुड़ का, जिसको मीठा बोलते हैं, गुड़ और खांड साड़ी के उत्पादन में, एवं खांड साड़ी। अब बोले खांड साड़ी क्या है, तो आप नेट से सर्च करके फोटो देख लीजिए, मैं इससे फोटो कैसे दिखा दूं। खांड साड़ी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है और ये फर्स्ट पोजीशन पे है हमारा प्यारा भारत इंडिया जी। ओके, तो गुड़ में और खंड साड़ी में भारत क्या प्रथम स्थान पे है, लेकिन हमारा चीनी उद्योग में क्या है, ये है सेकंड पोजीशन पे। चलिए आगे देखते हैं। आपने पढ़ा चीनी उद्योगों के बारे में, तो जो ये चीनी उद्योग है ना, ये जो चीनी उद्योग है, ये चीनी उद्योग क्या है, अब चीनी उद्योगों में चीनी मिल भी चाहिए अगर हम बनाएंगे, तो चीनी मिल, जो चीनी मिल होती हैं, जितने भी भारत में चीनी मिल थे ना, तो चीनी मिलों का 60% जो मिल थे ना, वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में, इन्हीं दोनों जगहों पे क्या थे, 60% उपलब्ध थे चीनी उद्योग मिल। चीनी मिल का 60%, यानी कि जितने भी चीनी मिल थे भारत में, उसके 60% बिहार और यूपी में थे। क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार जो है, सॉरी यूपी जो है, ये गन्ना की खेती में बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे रहता है, फर्स्ट पोजीशन पे है। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब जैसे देख सकते हैं आप कि बहुत सारे कुछ प्रीवियस वर्षों में मैंने हम लोग देखते हैं कि मिलों की जो संख्या है दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसलिए हम बोलते हैं कि महाराष्ट्र में औसतन जो चीनी होती है बहुत अधिक वहाँ पे होती है, क्योंकि वहाँ के गन्ने बहुत मोटे मोटे होते हैं और यहाँ की जो यूपी के गन्ने होते हैं बहुत छोटे छोटे पतले पतले होते हैं। स्टूडेंट, तो कुछ वर्षों में क्या हुआ है कि जो चीनी मिल है ना, वो चीनी मिल क्या हुआ है कि दक्षिण और पश्चिम राज्यों में, यानी कि साउथ में और वेस्ट में, यानी कि साउथ और वेस्ट जो हमारे स्टेट है ना, उनमें ये बढ़ गया है। आप ले लीजिए महाराष्ट्र के बारे में ही पहले ले लीजिए, महाराष्ट्र के बारे में पहले हम ले लेते हैं। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में सबसे मैक्सिमम फॉर्म में बढ़ते जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स को। अब देखते हैं कि कुछ अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी क्या होते हैं, गुणकारी होते हैं। अगर ठंडी जलवायु है तो हमारी गन्ना की खेती अच्छी होगी। दूसरा पॉइंट में अगर हम ले लें तो अतिरिक्त इन राज्यों में क्या हो रहा है, सहकारी समितियां भी सफल रही है। बहुत सारी सरकारी समिति भी क्या हो रही है, इसमें हमारा महाराष्ट्र में सफल हो रही है। बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ जाता है इन उद्योगों में, कैसे कैसे और कौन कौन सी है। तो देखिए आप, इस उद्योग के क्या होते हैं, अल्पकालीन होना। ये जो उद्योग है ना बहुत ही अल्पकालीन है, बहुत ही कम है। पुरानी और असक्षमता तकनीकों का इस्तेमाल अभी भी हो रहा है, जो पुराने तकनीक यूज होते थे अभी वो भी हो रहे हैं, इसलिए इसमें लोग क्या करें, कम ध्यान दे रहे हैं। परिवहन की असक्षमता है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो ये सारी बातें थे हमारे चीनी उद्योगों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे खनिज आधारित उद्योग।
अब हमें स्टूडेंट पढ़ना है खनिज आधारित उद्योग के बारे में। क्या पढ़ना है? खनिज आधारित उद्योग के बारे में। अभी नहीं पढ़ेंगे खनिज आधारित उद्योग, तो अभी आपने पढ़ा था खनिज आधारित उद्योग, अभी हम पढ़ रहे थे खनिज के बारे में, सॉरी कृषि के बारे में। तो कृषि से आधारित कौन कौन सी, अब खनिज से आधारित कौन है? तो पहले हम पढ़ेंगे लोहा तथा इस्पात उद्योग हमारे क्या थे, इसी से रिलेटेड था। लोहा तथा इस्पात उद्योग, ये हमारे क्या थे? ये खनिज उत्पादक राज्य हैं। तो लोहा तथा इस्पातक जो है एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और माध्यम उद्योग इनके बनी मशीनरी पर निर्भर करते हैं, यानी कि इन्हीं के बनी मशीनरी पर निर्भर करते हैं जो भी होते हैं। अगर हम ले लेते हैं कि विविध प्रकार के जो इंजीनियरिंग सामान है, विनिर्माण सामग्री है, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण, विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण जो है ना, ये इस्पात की आवश्यकता इन पे पड़ती है, लोहा और इस्पात की आवश्यकता पड़ती ही है। अब ले लीजिए स्टूडेंट थोड़ी सी बातें, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। अगर एक इस्पात है ना, इसके उत्पादन और खपत के प्रायः जो होते हैं ना, ये देश का क्या होता है? पैमाना माना जाता है। और वर्ष 2018 में भारत जो था ना 106.5 मिलियन 106.5 मिलियन टन इस्पात, 106.5 मिलियन टन जो इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर है। क्या है? सेकंड पोजीशन पे है ये हमारा इंडिया। ओके, इंडिया हमारा जो इस्पात उद्योग में ये सेकंड पोजीशन पर है और 106.5% है। अब देख सकते हैं स्टूडेंट कि यह स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। स्पंज, एक लोहा आता है स्पंजी, ठीक है, इसको लोहा का नाम ही है, हम बोलते हैं इसको स्पॉन्ज, SPONG। इस लोहे में क्या है? ये इस लोहे का ये सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बड़ा उत्पादक है हमारा भारत। कौन देश है? ये भारत जो है ना, इसका बड़ा ही उत्पादक देश है। और 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा के इस्पात में क्या क्या उत्पादित किया था 1950 के दशक में। अब ले लीजिए कि स्टूडेंट एक पॉइंट अगर हम ले लें कि भारत में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्रों में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। अगर हम बता दें कि भारत में, तो भारत के छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार में क्या है? छोटा नागपुर पठार में आपके अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। उद्योग जो है वो क्या है? संकेंद्रित है। ओके, तो भारत के छोटा नागपुर पठार में ये है। चलिए अब देखते हैं एल्युमिनियम प्रगलन के बारे में। आप देख सकते हैं कि अब एल्युमिनियम नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है ना, एल्युमिनियम के बारे में। तो आप देखिए स्टूडेंट, मैं बता दे रहा हूँ कि भारत में एल्युमिनियम प्रलग्न जो है ना दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन है। हमारे भारत में एल्युमिनियम प्रलग्न जो है ये दूसरा क्या है? दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण संशोधन है। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा रसायन उद्योग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आएगा वो आएगा रसायन उद्योग। क्या आएगा? रसायन उद्योग। हम पढ़ेंगे अब रसायन उद्योगों के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट कि भारत में रसायन उद्योगों की भागीदारी जो है ना सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में, ये जीडीपी में कितना है हमारा? जीडीपी में यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में हमारा 3% है। क्या है? रसायन उद्योग जो है जीडीपी में वो क्या है? 3% भागीदारी निभाता है अपना। और यह उद्योग जो है ना हमारा, जो यह उद्योग है, कौन सा उद्योग? रसायन उद्योग। यह उद्योग एशिया का, क्या है स्टूडेंट? एशिया का तीसरा सबसे बड़ा
तीसरा बड़ा तथा विश्व में, तीसरा बड़ा तथा विश्व में तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या कि इसमें लघु तथा बृहत दोनों प्रकार के विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित है, यानी कि रसायन उद्योग में आपके लघु उद्योग भी शामिल है और बृहत भी है। क्या है? बृहत भी है, यानी कि बड़ा, ये हमारा बड़ा, और लघु भी है। ये दोनों प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं कि दोनों प्रकार के विनिर्माण इकाई हैं। अकार्बनिक और अकार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र गति से दर्ज की गई है, यहाँ पे अकार्बनिक और कार्बनिक भी। अब कुछ आते हैं हमारे उर्वरक उद्योग। क्या आते हैं स्टूडेंट? उर्वरक उद्योग। अब ये उर्वरक उद्योग क्या है? तो जो हमारे उर्वरक उद्योग है, ये नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया इसमें आ जाता है, फॉस्फेटिक उर्वरक जिसको डीएपी बोलते हैं, तथा अमोनिया सल्फेट, ये सब हमारे आते हैं। और जैसे कि मान के चलिए गुजरात हो गया, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन लगभग में 50% इसमें हमारे आते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और आप इसे अपने दोस्तों और जितने भी आपके सहपाठी हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास शेयर करने की कोशिश करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।